स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ईओ और आरओ से संबंधित नगर पालिकाओं के शासन और गठन से संबंधित जो हमारी क्लासें चल रही थी उसमें हमने धारा 45 तक पढ़ लिया था और तो उसको समझ लिया था। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है धारा नंबर 46 से लेके धारा नंबर 50 तक। और साथियों, आज की इस क्लास के होते ही नगर पालिका का गठन और शासन संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा हमारे YouTube चैनल पर, और जितने भी सारे मैंने इससे आगे क्लासें ले रखी है उन सभी क्लासों को वापस आप देखिएगा विद द पॉइंट नोट्स के हिसाब से व्यवस्थित मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है। उन नोट्स को आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा, याद करिएगा और क्लास को बार बार देखिएगा, जिससे आपका यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। साथियों देखिए 46 नंबर धारा क्या कह रही है। लास्ट मैंने 45 नंबर धारा के बारे में आपको बताया था कि जो नगरपालिका के मुख्य कार्य है उनके बारे में धारा नंबर 45 में बताया हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं धारा नंबर 46 में क्या कहा गया है, तो धारा नंबर 46 में अन्य नगरपालिका कृत्यों के बारे में बताया गया है, यानी नगरपालिका के अन्य काम क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में 46 नंबर धारा में बताया हुआ है। तो अन्य कार्य हो क्या सकते हैं, तो देखना जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जैसे पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, या फिर पेड़ पौधों को व्यवस्थित करना, उनके चारों ओर ट्री गार्ड लगाना, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, ये सारे के सारे पर्यावरण संबंधित जो सुरक्षा के कार्य है वो नगरपालिका के अंडर में अन्य कृत्यों में आते हैं। लोक स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, शिक्षा का, यानी देखो लोक स्वास्थ्य स्वच्छता का सीधी सी बात है, गलियां साफ सुथरी होगी, मच्छर वगैरह नहीं होंगे, या फिर मतलब एकदम साफ सुथरा शहर होगा तो वहां पर बीमारियां भी कम होगी। तो इस प्रकार लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। लोग स्वास्थ्य स्वच्छता ये दोनों ही स्वच्छता से संबंधित है, और ये सारा का सारा प्रभार किस पे है, नगरपालिका पे है, यानी नगरपालिका की ये अन्य कार्य है। शिक्षा से संबंधित, ठीक है, लोगों में शिक्षा के लिए अवेयरनेस मतलब जो भी जगाना। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नगरपालिका अन्य कार्य कर सकती है, ठीक है। लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर सकती है, ठीक है। तो लोक कल्याण के क्षेत्र में सारे काम आ सकते हैं जो गरीबों की भलाई से संबंधित हो, या फिर लोगों के लिए, या फिर वार्ड के जो वासी होते हैं उनके लिए अच्छे कार्य करने से संबंधित है, वो सारे के सारे लोक कल्याण के कार्य में आ जाते हैं। सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में जो भी कार्य है वो भी नगरपालिका के अन्य कृत्यों में आते हैं। आपको ये याद रखना है कि नगरपालिका के अन्य कृत्य कौन कौन से हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, लोक कल्याण के क्षेत्र में, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में। साथियों देखो धारा नंबर 47, और धारा नंबर 47 क्या कह रही है, तो धारा नंबर 47 में कहा गया है कि सरकार द्वारा समुनिदेशित कृत्य, यानी सरकार कुछ ऐसे कार्य है जो नगरपालिका को दे सकती है और वो नगरपालिका को करने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, सरकार अगर जो भी कार्य हो, देखो राज्य सरकार क्या कर सकती है, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा, या तो कोई साधारण आदेश निकाले या कोई विशेष आदेश निकाले, नगरपालिका के नाम से आदेश निकाले, ठीक है। और उससे वो क्या एक्सपेक्ट करती है नगरपालिका से, सरकार ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि नगरपालिका को वो कुछ अन्य काम दे, यानी नगरपालिका से अन्य नगरपालिका कृत्यों की मतलब अपेक्षा कर सकती है कि भाई हम कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि शहरों में करवाना चाहते हैं, आप उन कार्यों को पूरा करें। तो नगरपालिका को राज्य सरकार जो भी काम दे वो क्या है, करने पड़ेंगे। नेक्स्ट साथियों देखिए, तो यहां पर हमने देखा 46 में कहा था अन्य नगरपालिका कृत्य, 45 में कहा गया था मुख्य नगरपालिका कृत्य, और 47 में जो कहा गया है वो सरकार कुछ अपने हिसाब से नगरपालिकाओं को कार्य दे सकती है उसके बारे में। तो ये धारा नंबर 45, 46 और 47 ये तीनों की दोनों किससे संबंधित है, नगरपालिका के कार्यों से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 45, 46, 47 ये तीनों की दोनों किससे संबंधित है, नगरपालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। लेकिन अब 48 जो नंबर धारा है वो किससे संबंधित है, देखना साथियों, 48 नंबर जो धारा है वो संबंधित है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों से। तो यहां पर हम इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं कि 45, धारा नंबर 46, धारा नंबर 47 और धारा नंबर 48, तो ये तीन तो जो है वो नगरपालिका के कृत्यों से संबंधित है, और ये है जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों से संबंधित, उनके कार्य से संबंधित, और ये तीन जो ऊपर की थी वो नगरपालिका के कृत्यों से संबंधित थी। तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, रट सकते हो सिर्फ इतना सा लिख के कि धारा नंबर 45, 46, 47 नगरपालिका के कृत्यों से संबंधित है,
45 में मुख्य नगरपालिका कृत्य आ गया, 46 में आपके जो नगरपालिका के अन्य कृत्य थे वो आ गया, और 47 में ऐसे कुछ काम जो राज्य सरकार नगरपालिका को दे वो करने पड़ेंगे, वो किस में आ गए 45, 46 और 47 में। इसी प्रकार 48 में क्या कहा गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। तो अध्यक्ष क्या काम करेगा, उपाध्यक्ष क्या काम करेगा, उसको देखिए। तो अध्यक्ष के कृत्य क्या है, पालिका की नियमित बैठकें लेना, यानी जो नगर पालिका की जो बैठकें होगी उनको नियमित रूप से लेने का कार्य जो होगा वो कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। आगे बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, बैठक की कार्य संचालन का काम है वो भी कौन करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। वित्त और कार्यपालिका का जो प्रशासन है उस पर जो निगरानी का जो कार्य है, नगर पालिका के जितने भी वित्तीय संबंधित काम हो, कार्यपालिका के जो प्रशासन संबंधित काम हो, उस पर निगरानी रखने का काम भी कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अध्यक्ष के कृत्यों को देखा। ऐसे के ऐसे हमको उपाध्यक्ष के कृत्यों को भी देखना है। और उपाध्यक्ष के कृत्य क्या क्या है, उपाध्यक्ष के कृत्यों में आप देखोगे कि जो अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित जो कार्य है, यानी अध्यक्ष जो भी कार्य उपाध्यक्ष को दे रहा है वो सारे के सारे कार्य किसको करने पड़ेंगे, उपाध्यक्ष को करने पड़ेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी अध्यक्ष नहीं है तो फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। ये उपाध्यक्ष का कृत्य है। इसी प्रकार अध्यक्ष की शक्तियों का पालन जब उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष हो, यानी सीधी सी बात है जब अध्यक्ष नहीं है तब कौन होगा वहां पर अध्यक्ष का काम करने वाला, वहां पर अध्यक्ष का काम करने वाला उपाध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष के जितने भी जो शक्तियां होगी, जो कार्य होंगे, वो सारे के सारे कौन करेगा, वो उपाध्यक्ष करेगा। तो इस प्रकार अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन कार्य करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। या फिर अध्यक्ष उपस्थित है तो अध्यक्ष के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं वो भी कौन करेगा, उपाध्यक्ष ही करेगा। तो ये हमने धारा नंबर 48 में देखा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुख्य कर्तव्यों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, धारा नंबर 49, और ये धारा बहुत ही बड़ी है। ठीक है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। आप ईओ की तैयारी कर रहे हो, ईओ बनना चाहते हो, तो धारा नंबर 49 को तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। धारा नंबर 49 किससे संबंधित है, ईओ के कृत्य से। तो देखिए हमने धारा नंबर 45, धारा नंबर 46, धारा नंबर 47, धारा नंबर 48 और धारा नंबर 49 ये धाराएं अभी देखी है। और इन धाराओं से संबंधित डायरेक्ट ही हमको याद रखना है कि धारा नंबर 45, 46, 47 नगर पालिका के कृत्यों से संबंधित है। इसके आगे मैंने बताया धारा नंबर जो 48 है वो आपके किससे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों से संबंधित है। इसी प्रकार 49 है वो ईओ के कृत्य से संबंधित है। तो अब ईओ के कौन कौन से कृत्य हो सकते हैं वो आपको धारा नंबर 49 में देखना है। तो धारा नंबर 49 में सबसे पहली जो उपधारा है, इसको आप उपधाराओं के आधार पर नहीं, मैं पॉइंटों के हिसाब से आपको बोल के समझाऊंगा। सबसे पहला इसमें देखो आप, पहला नंबर पॉइंट है सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव का कार्य। तो नगर पालिका में जितने भी अभिलेख है, अभिलेख से मतलब भले सारे जितने भी जो डॉक्यूमेंट है या फिर जो पट्टे वट्टे जो भी होते हैं वो सारा का सारी जिम्मेदारी किसकी है, नगर पालिका के ईओ की। उनकी अभिरक्षा, उनके रख रखाव, सारा का सारा काम किसका है, ईओ का कार्य है। देखियो जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मतलब एक करंट न्यूज में आया था कि जो पट्टे होते हैं उन पे साइन नगरपालिका के ईओ करते थे, महापौर कर मतलब नगरपालिका के ईओ करते थे, और या फिर उनको जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कर रहे थे, नगरपालिका के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, अभी बीच में क्या आया था, एक रूल्स रेगुलेशन आया या फिर एक नया अमेंडमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि जो पट्टे होंगे अब उस पर अध्यक्ष के भी साइन होंगे और ईओ के भी साइन होंगे। पहले खाली ईओ के साइन से भी पट्टा बन जाता था। ठीक है, तो इस चीज को एक लूप होल के तौर पे देखा जाता था कि भाई इससे जो निर्वाचित हुए जो मतलब सदस्य है, अध्यक्ष है, उनकी जो है वैल्यू कम हो रही थी। ठीक है, तो इसको अभी हाल में अमेंडमेंट किया गया है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि उससे पहले जितने भी जो सारे अभिलेख हो, जो रिकॉर्ड्स हो, जो भी पट्टे हो या फिर नगरपालिका से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, उन सभी की अभिरक्षा और रखरखाव का काम किसको दिया गया है, ईओ को दिया गया है, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखना पॉइंट नंबर 2 को मैं समझाता हूं और इसको आप इस तरीके से समझोगे। देखो भले नगरपालिका हो या समिति हो, क्या
नगर पालिका हो या समिति हो, ये क्या करती है, कोई कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई में कोई संकल्प मतलब लाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई हुई या फिर उनके द्वारा कोई संकल्प लाया गया। ठीक है ना, और उस संकल्प पर या फिर क्या है, अध्यक्ष के द्वारा कोई आदेश लाया गया। ठीक है, तो ये जो भी हो, भले कार्रवाई हो, भले ही संकल्प लाया गया हो, अध्यक्ष द्वारा कोई आदेश लाया गया हो। ठीक है, और वो सब किसके तहत होते हैं, राजस्थान म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन एक्ट है 2009 उसके अनुसार होते हैं। अगर हम देखें कि अगर उसके अनुसार नहीं है, नगर पालिका ने कोई ऐसा संकल्प पारित कर दिया, कोई ऐसी कार्रवाई पारित कर दी, या अध्यक्ष ने ऐसा कोई आदेश दे दिया जो कि RMA 2009 के अनुसार नहीं है, जो राजस्थान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अनुसार नहीं है, यानी वो उससे असंगत है। ठीक है, तो असंगत है, कोई जो भी इन्होंने कार्रवाई की, संकल्प लिया, वो क्या है, एक तरीके से गलत है। तो ईओ का क्या कर्तव्य होगा, तो ईओ क्या करेगा, ठीक है, इस एक्ट को सुसंगत करवाने की कोशिश करेगा, या फिर इस एक्ट के तहत जो भी कोई कार्रवाई वगैरह संकल्प है उसको सुसंगत करवाने की कोशिश करेगा। और कैसे करेगा कि जो नगर पालिका या फिर जो समिति है या फिर जो अध्यक्ष का आदेश है, ठीक है, अगर वो गलत है तो क्या करेगा, ईओ उसके लिए सलाह देगा, इनको कहेगा कि भाई आपने जो ये नियम बनाया है, जो संकल्प पारित किया है, जो कार्रवाई पारित की है, जो आदेश दिया है, वो क्या है, मतलब एक तरीके से सही नहीं है, राजस्थान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2009 के अनुसार नहीं है, तो उसको सही करने की क्या करेगा, ईओ सलाह देगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी देखना आप, ठीक है, कि बैठक की कार्रवाई में अध्यक्ष का जो आदेश था और जो भी मतलब ईओ ने इनको कहा है कि भाई इसको सही कीजिए, ये इसमें गलत है, ठीक है, तो उस आदेश पर जो कार्रवाई हुई है, जो संकल्प है, उस पर क्या है, ईओ साइन करेगा, उस पर लिखा जाएगा कि ईओ ने हमको ऐसी सलाह दी थी। तो ईओ की जो भी सलाह होगी उस कार्रवाई पर, संकल्प पर क्या है, लिखी जाएगी। और इसकी जो भी रिपोर्ट है, इससे संबंधित ये संकल्प कार्रवाई जितनी भी हुई है, इसकी सारी की सारी रिपोर्ट क्या करेगा, ईओ 7 दिन के भीतर किसको भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। अब राज्य सरकार इसमें डिसीजन लेगी कि भाई ये सही है या गलत। ईओ का कर्तव्य था कि भाई अगर वो राजस्थान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अनुसार नहीं है तो उसको सही करवाएगा, और उसको सही करवाने के बाद उस पर लिखा जाएगा कि ईओ ने इस पर सलाह दी थी, ठीक है, ईओ ने रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बाद वो प्रेषित किसको की जाएगी, राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार, देखना इसके आगे अब क्या करेगी, राज्य सरकार को ये रिपोर्ट क्या कर दी गई है, प्रेषित कर दी गई है। लेकिन मान लो कि ईओ ने अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाया। ईओ का कर्तव्य क्या है कि अगर कोई भी एक्ट, संकल्प या कार्रवाई, जो आदेश, ठीक है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नहीं है और उसमें ईओ ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया या जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है, उसकी जो ड्यूटी थी, उसको जो करनी थी, उसने वो ड्यूटी नहीं की है, तो क्या होगा, नगरपालिका को उससे हानि हो सकती है। और अगर नगरपालिका को उससे हानि हुई तो फिर वह ईओ से वसूली जाएगी। तो देखिए कितनी जिम्मेदारी है ईओ पर। यानी अगर कोई फैसला जो चेयरमैन के द्वारा लिया गया, अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, और ईओ उसमें उपेक्षा करता है, जानबूझकर उस जो कार्रवाई है उस पर ध्यान नहीं देता है, उससे नगरपालिका को हानि होती है, तो फिर किससे वसूला जाएगा, ये ईओ से वसूला जाएगा उसकी हानि। चलिए साथियों देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया है, अब देखो आगे आपको पता है कि वो रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर कहाँ भेजनी है, राज्य सरकार को भेजनी है, ठीक है। अब राज्य सरकार क्या करेगी, उस जो राज्य सरकार को जो प्राप्त रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अंतिम आदेश, ठीक है, प्राधिकृत जो व्यक्ति होगा, कोई अधिकारी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अंतिम आदेश देगा। या तो राज्य सरकार इस पे अंतिम आदेश देगी, या राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, इस पर अंतिम आदेश देगा, ठीक है। और यह नगरपालिका पर क्या होगा, आबद्ध कर होगा, यानी यह जो आदेश है वो नगरपालिका को मानना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिपोर्ट है राज्य सरकार के पास कितने दिन में जाने वाली है, 7 दिन में जाने वाली है। कौन भेजेगा, ईओ भेजेगा, ठीक है ना। और उस पर राज्य सरकार क्या देगी, जो भी फैसला देगी वो क्या होगा, नगरपालिका पर आबद्ध कर होगा, यानी उसको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए, यदि 30 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा अंतिम आदेश नहीं दिया जाए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार 30 दिन के भीतर अंतिम आदेश नहीं देती है तो क्या होगा, 30 दिन के भीतर अगर राज्य सरकार ने अंतिम आदेश नहीं दिया है तो नगरपालिका इस संकल्प पर क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। नगरपालिका इस संकल्प पर कंटिन्यू क्या है, अपना कार्य कर सकती है। नेक्स्ट आप देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहा गया है।
पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि जो भी संकल्प हो, समस्त अनुज्ञप्ति हो, ठीक है, जो कि नगरपालिका अध्यक्ष पब्लिक समिति द्वारा मंजूर की गई है। यानी हम बात करें कि जो भी संकल्प हो या फिर जो कार्रवाई हो, ठीक है, जो कि नगरपालिका अध्यक्ष या समिति ने क्या कर दिया, उनको मंजूर कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, ईओ क्या करेगा, ईओ उस पर हस्ताक्षर करेगा। ईओ अपने हस्ताक्षर से उसको क्या करेगा, अधिप्रमाणित करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो नगरपालिका है वो क्या करेगी, नगरपालिका अपनी बैठक में, अपनी मीटिंग में किसी संकल्प को क्या करेगी, पारित करेगी। और जब नगरपालिका ने अपना संकल्प पारित किया है तो ईओ क्या करेगा, इस पर साइन करेगा, इस पर दस्तखत करेगा। और जब ईओ इस पर साइन करेगा तभी क्या है, वो आदेश जो भी है, जो संकल्प है, उसको विधि मान्यता मिलेगी या फिर वो वैध माना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहां पर आपने देखा कि जो भी संकल्प होगा उस पर लास्ट में, अंतिम में वैध वो कब माना जाएगा, जब उस पर ईओ साइन करेगा, तब उसको क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे पॉइंट नंबर, देखिए 6 को इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट पॉइंट नंबर 7 लिया है। और पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि जितने भी नगरपालिका को संबोधित समस्त पत्राचार, ठीक है, जो भी पत्राचार किए जा रहे हैं, लेटर आ रहे हैं नगरपालिका को, वो किसके नाम से आएंगे, ईओ के नाम से भी आ सकते हैं और अध्यक्ष के नाम से भी आ सकते हैं। लेकिन जो नगरपालिका की तरफ से कोई भी पत्राचार हो रहा है, किसी व्यक्ति को हो रहा है, ठीक है, तो उस पर ईओ का मोहर भी हो सकती है और अध्यक्ष की मोहर और हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। यानी ईओ के हस्ताक्षर और मोहर और अध्यक्ष की मोहर और हस्ताक्षर दोनों से ही पत्राचार किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई पत्राचार नगरपालिका से किया करते हैं तो ईओ के नाम से भी हम पत्राचार कर सकते हैं और अध्यक्ष के नाम से भी पत्राचार कर सकते हैं। कोई लेटर अगर ईओ को लिखना है तो ईओ को लिख सकते हैं, कोई लेटर अध्यक्ष को लिखना है तो अध्यक्ष के नाम से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 8 देखना, ये सारे के सारे हम पढ़ रहे हैं वो ईओ के कार्यों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईओ समिति की कार्रवाइयों के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जब भी राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी मांगे। तो इसका मतलब आप देखिएगा कि राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जब भी ईओ से कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, कोई भी रिपोर्ट मांगेगा, तो ईओ को वो रिपोर्ट राज्य सरकार को या फिर उस प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं साथियों। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 9 में ये कहा गया है कि जो भी लेखा रिपोर्ट होती है, लेखा रिपोर्ट से क्या समझते हो आप, लेखा रिपोर्ट से मतलब है ऑडिट रिपोर्ट। यानी जो भी लेखा रिपोर्ट में जो अगर त्रुटि आ गई है या फिर कोई अनियमितता है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी कौन है, ईओ करेगा। उसको हटाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ईओ के ऊपर। और ईओ उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन त्रुटियों को, इन अनियमितताओं को हटाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं, इसी 9 नंबर में पॉइंट नंबर 2, नगरपालिका में अगर कोई कपट, गबन, चोरी या हानि हो रही है तो इसकी रिपोर्ट नगरपालिका को दी जाएगी या फिर नगरपालिका को करेगा। कौन करेगा, ईओ करेगा, ठीक है, नगरपालिका को करेगा। इसका मतलब नगरपालिका की बैठकों में इसके बारे में बताएगा, ठीक है, इसके बारे में अध्यक्ष को मतलब सूचित करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरपालिका में अगर किसी भी प्रकार का कोई गबन हो रही है, चोरी हो रही है, हानि हो रही है तो इसकी रिपोर्ट बैठकों में अध्यक्ष को और नगरपालिका को प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट इसके आगे अगर हम देखें तो नगरपालिका को कोई भी विवरणी लेखा रिपोर्ट देगा। यानी नगरपालिका को अगर कोई डिटेल चाहिए या फिर ऑडिट की रिपोर्ट चाहिए तो वो किसको दी जाएगी, वो मतलब इस नगरपालिका को प्रस्तुत करेगा। और कौन करेगा, वो प्रस्तुत ईओ प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट इसके आगे का पॉइंट है, बैठकों में ईओ किसी भी विषय में क्या है, स्पष्टीकरण देगा लेकिन मत नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी बैठक होगी, जो भी साधारण बैठक होती है, उस साधारण बैठक में ईओ अपने सुझाव दे सकता है। उस बैठक में ईओ स्पष्टीकरण दे सकता है किसी भी कार्रवाई और संकल्प पर, लेकिन वहां पर उसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, उसको मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट इसके आगे का पॉइंट देखते हैं और उस पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है, नगरपालिका के सभी कार्यों व विकास योजनाओं का त्वरित निष्पादन। यानी जो भी कार्य हो या विकास योजनाएं हो, उन सभी का त्वरित निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, ईओ के द्वारा किया जाएगा। विकास कार्यों को त्वरित करना है, ठीक है, तो जो भी कार्य करने हैं विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, वो कौन निष्पादित करेगा, ईओ करेगा। नेक्स्ट आप देखोगे, अधीनस्थ नगरपालिका अधिकारियों
और सेवकों का अधीक्षण व नियंत्रण, यानी नगर पालिका के अधीन जितने भी दूसरे अधिकारी आ रहे हैं, जितने भी कर्मचारी आ रहे हैं, उनका नियंत्रण या अधीक्षण या फिर उनको कंट्रोल करने का कार्य किसका है? ईओ का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईओ जो है वो समस्त कर्मचारियों के, मतलब एक तरीके से समस्त कर्मचारियों का डीडीओ है, समस्त कर्मचारियों को ऊपर एक तरीके से अधिकारी है जो उनको नियंत्रित रखेगा और नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाएगा। नेक्स्ट इसके आगे अगर हम देखें तो धारा नंबर 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट साथियों देखना। और ये अंतिम धारा, किसकी अंतिम धारा? नगर पालिकाओं के गठन और शासन से संबंधित धारा 50 हम पढ़ रहे हैं और वो अंतिम धारा है। इसमें क्या कहा गया है? धारा 50 में कहा गया है कार्यभार संभालना। तो कौन कब कैसे कार्यभार संभालेंगे वो इसमें बताया गया है। देखिए साथियों, देखो सबसे इसमें कंडीशन क्या क्या हो सकती है पहले वो आप देखो। 4 कंडीशन हो सकती है। कैसे कैसे 4 कंडीशन? पहली कंडीशन अध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष त्याग पत्र दे दे, हटाया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए यानी निलंबित कर दिया जाए, या फिर निर्वाचन शून्य कर दिया जाए, उसके निर्वाचन को ही रद्द कर दिया जाए, यानी कुल मिला के अध्यक्ष नहीं रहा। इसी प्रकार उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष भी त्याग पत्र दे दे, हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, या फिर उसको भी क्या है हटा दिया, मतलब निर्वाचन शून्य कर दिया गया। इसी प्रकार कोई सदस्य है तो सदस्य को भी त्याग पत्र अगर सदस्य दे दे, हटा दिया जाए और सस्पेंड कर दिया जाए या निर्वाचन उसका शून्य मान दिया जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि पूरी की पूरी नगर पालिका ही क्या हो जाए? विघटित हो जाए। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है। तब कौन कौन किस प्रकार कार्यभार संभालेगा वो हमको यहां पर समझना है। तो सबसे पहले अगर अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, अध्यक्ष नहीं है तो क्या है? कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अन्य सदस्य, यानी सीधी सी बात है, अध्यक्ष नहीं है तो फिर अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों में से किसी को चुना जाएगा। इसी प्रकार अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष का कार्य कौन देख सकता है? अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष का कार्य भी देख सकता है और अन्य सदस्य है उसको भी उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसका कार्यभार कौन देख सकता है? उसका कार्यभार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष देख सकता है, यानी उसके कार्यभार को कौन संभाल सकता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संभाल सकता है। तो ये 4 कंडीशन मैंने पहले बताई थी कि भाई अध्यक्ष जो है वो हटा दिया जाए, सस्पेंड हो जाए, या फिर अध्यक्ष का जो त्याग पत्र ले लिया गया है उसको निर्वाचन शून्य कर दिया गया है, उपाध्यक्ष के साथ भी ऐसी कंडीशन हो जाए, सदस्य के साथ भी ऐसी कंडीशन हो जाए, तब फिर कौन उसके अल्टरनेट के रूप में उनका मतलब कार्यभार संभालेगा, तो वो इसमें मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देना, मेन इंपॉर्टेंट बात, यदि अध्यक्ष SC ST OBC महिला आरक्षित सीट से है, यानी अगर अध्यक्ष कोई रिजर्व सीट से है, SC ST OBC की कोई रिजर्व सीट से है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बात आपको यहां पर समझनी है। उपाध्यक्ष भी जो कार्यभार संभाले इसी प्रवर्ग से हो, यानी अगर अध्यक्ष नहीं रहा, अध्यक्ष को हटा दिया गया है और वो सीट थी SC ST OBC या महिला की, तो फिर क्या है, उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन उपाध्यक्ष भी क्या होना चाहिए? उपाध्यक्ष भी SC ST OBC वर्ग से ही होना चाहिए, या महिला आरक्षित सीट है तो महिला ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, उपाध्यक्ष इस प्रवर्ग से नहीं है, तो कोई सदस्य या राज्य सरकार जिसको निर्देश दे वो उसका कार्यभार संभालेगा, यानी जो दूसरे सदस्य है उस सदस्यों में से किसी एक को, जो इस प्रवर्ग का है, SC ST OBC महिला जो आरक्षित सीट है उससे संबंधित कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या है, अध्यक्ष बनाया जाएगा। या फिर उनमें भी नहीं है तो राज्य सरकार जिसका कोई आदेश निकालती है किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। अब देखिए कालावधि क्या दी हुई है, ठीक है, कितने समय तक के लिए कार्यभार संभाला जाएगा, ठीक है, तो 60 दिवस क्या लिखा हुआ साथियों, 60 दिवस या अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यभार संभालने तक जो पहले हो, यानी अगर अध्यक्ष नहीं रहा या अध्यक्ष नहीं है तो 60 दिवस तक कोई दूसरा कार्यभार संभालेगा, और 60 दिवस के भीतर भीतर क्या है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो भी नया आए, ठीक है, तब तक, तो इन दोनों में से जो भी हो। तो देखिए साथियों कालावधि क्या है, कालावधि को आप समझ चुके हो कि अगर जो कार्यभार संभाला जाएगा वो कितने समय के लिए, 60 दिनों के लिए संभाला जाएगा। या फिर क्या होगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्यभार संभालने से पहले हो, ठीक है, जो भी हो, या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नए आ गए, ठीक है ना, और जैसे ही नए आए तो वो उस खाली पद को भर देंगे,
तब तक क्या है जो दूसरा है वो उसका कार्यभार संभालेगा, और अगर वो नहीं आते हैं तो 60 दिन तक वो क्या है कार्यभार संभालेंगे। 60 दिन से पहले पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नगर पालिका अगर विघटित हो जाए तो क्या होगा, नगर पालिका ही विघटित हो गई तो नई नगर पालिका वापस चुननी पड़ेगी, और नई नगर पालिका, ठीक है, या धारा 312 के अधीन नियुक्त अधिकारी, ठीक है, तो या क्या होगा, नगर पालिका विघटित हो गई है तो नई नगर पालिका होगी वो वापस कार्यभार संभालेगी, नई नगर पालिका को चुना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो धारा 322 में जो भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, धारा 22 के अधीन कुछ डाटा दिया हुआ है, उसमें कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, उन अधिकारियों के अकॉर्डिंग जो भी अधिकारी नियुक्त करेगी राज्य सरकार वो क्या करेगी, वो क्या करेगा, नगर पालिका को मतलब उसका जो भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या सदस्य है, जिसका भी कार्यभार संभालना है वो अधिकारी क्या करेगा, उसका कार्यभार संभालेगा। तो इस प्रकार हमने ये धारा 50 को देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा थी ये भी, ठीक है, इसको पूरा समझना है आपको। और अगर इसको हम समझते हैं तो आपने ये देखा कि इसका डाटा मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिया। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना आप कि अगर कोई SC ST OBC प्रवर्ग से है और आरक्षित सीट से है और वहां पर कोई व्यक्ति अगर हटा दिया जाए, त्यागपत्र दे दे, तो उसकी जगह वापस उसी प्रवर्ग का व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर आज हमने 50 नंबर धारा तक कंप्लीट किए। आज हमारा ये टॉपिक नगर पालिकाओं के शासन और गठन से संबंधित था। वो पूरे के पूरे 50 धाराओं को मैंने इसमें समझाया और उसको कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो देखिएगा और अपने इस टॉपिक को क्लियर करिएगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में।